गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? चलो बेटा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो शुरू करें। चलो बेटा, एज यूजुअल फटाफट कोई एक स्टूडेंट फटाफट अपने को अनम्यूट करो और बताओ आवाज़ वीडियो दोनों क्लियर है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। शुरू की जाए आज की यात्रा। एनीवन? अंकिता, बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। फाइन। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की यात्रा को। बेटा कल की क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था, हम लोगों ने गैस लॉस पढ़ लिए थे, हम लोगों ने उनका आपस का जो रिलेशन था प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर यानी यूनिवर्सल गैस लॉ उसको पढ़ लिया था। बेटा जैसा हर क्लास में बोल रहा हूँ, जितना आपने पढ़ा उसका बेटा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। जो पढ़ा उसको अच्छे से कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब बात करें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की। सबसे पहले बात करते हैं चलो आइसोबारिक प्रोसेस की। बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी अगर कंसेप्ट के मामले में देखो आप तो ये किसके जैसा हो जाएगा, जैसे चार्ल्स लॉ था कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आइसोबारिक का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने कोई ये ऐसे कोई कंटेनर लिया हुआ है जिसके अंदर गैस भरी हुई है और आप प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हो। इसका मतलब क्या निकला कि जो पिस्टन लगा हुआ है उसका मास न तो आप बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो, तो इसका मतलब इसमें प्रेशर हो गया कांस्टेंट। तो इस केस में अगर हम बात करें ग्राफ की और उसमें अगर प्रेशर हमारा एग्जिस्ट कर रहा हो, सपोज हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाना हो, प्रेशर कांस्टेंट यानी आइसोबारिक प्रोसेस, तो उसे हम ऐसे शो कर देंगे प्रेशर कांस्टेंट दिखाते हुए। इसी तरह से अगर हमें इसमें वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ दिखाना पड़ गया तो बेटा हमें पता है पी वी बाई टी ये कांस्टेंट है। तो अगर पी कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, यानी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसी तरह से अगर इसमें हमें तीसरा ग्राफ बनाना पड़े किसके किसके बीच का, सपोज प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का, बल्कि एक काम करते हैं टेम्परेचर यहाँ ले लेते हैं, प्रेशर यहाँ ले लेते हैं। बेटा कहीं डाउट होगा तो उसको आप लोग अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो। प्रेशर को कांस्टेंट दिखाना है, प्रेशर टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, तो बेटा प्रेशर कांस्टेंट दिखाना है मतलब आप लाइन को ऐसे खींच दोगे, यानी कांस्टेंट शो कर दोगे। अब अगर इस प्रोसेस की बात करें यानी आइसोबारिक प्रोसेस की, तो उसमें अगर वर्क डन की बात करें तो बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी, या इसी को आप एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो, है ना। और अगर हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात कर लें तो जो हीट एनर्जी हम देंगे उसका कुछ हिस्सा वर्क में और बचा हुआ हिस्सा इंटरनल एनर्जी के छेद में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम कहें कि ये हम लोगों ने वैसे कल की क्लास में इस पे क्वेश्चन किया भी था, बस एक क्वेश्चन करके तब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सपोज अपने पास कोई गैस है जो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है और वो एक्सपेंड कर जाए सपोज 3 सेंटीमीटर क्यूब कांस्टेंट प्रेशर पर, और हमें निकालना हो उसका वर्क डन, तो बस हम लोग यूनिट का ध्यान देंगे। एटमॉस्फेयर को यानी हम 2 × 10⁵ ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। 3 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज है, एक्सपेंशन है, तो 3 × 10⁻⁻6 लिख लेंगे। ठीक, सेंटीमीटर 10⁻⁻2 क्यूब किया तो -6, तो ये हो जाएगा 0.6 जूल। ये इस गैस का वर्क डन हो जाएगा। ये गैस ने वर्क किया है। जितने भी फॉर्मूले हम लोग आगे भी पढ़ेंगे वो सब गैस के वर्क डन के हैं। तो अगर गैस पे वर्क मांगा जाएगा तो आप इसको माइनस कर देना। सिमिलरली अगर ये कहा गया कि अपने पास 2 मोल्स गैस है और आर की वैल्यू बेटा फिर हम सब लोग 8 ले लेंगे, और ऐसा हीट किया कि टेम्परेचर 100 केल्विन बढ़ गया एट कांस्टेंट प्रेशर, और तब एग्जामिनर वर्क डन मांग ले, तो बेटा वही काम करना, एन आर डेल्टा टी। आर की वैल्यू कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए
हम लोग तो 8 ले रहे हैं, तो एन आर डेल्टा टी, टेम्परेचर 100 बढ़ गया तो ये हो जाएगा कितना, 1600 जूल। ये काम हम लोगों ने कल की क्लास में भी किया था। आइसोबारिक प्रोसेस सिमिलर है जैसे चार्ल्स लॉ होता है। ठीक है, कोई डाउट इस पे? नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ये प्रोसेस किसके जैसा है, यानी कौन से लॉ के जैसा है? अगर हम लोग लॉस की बात करें तो ऐसा कौन सा लॉ था जिसने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया था? कौन सा लॉ था? के लुसेक लॉ। तो ये उसी के इक्विवेलेंट है। यानी इसमें बेटा आप क्या करोगे, इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे, तो प्रेशर वॉल्यूम बाय टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे उस ग्राफ में सपोज ये हमने इधर रखा प्रेशर और इधर रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमें कांस्टेंट दिखाना है, तो बेटा कैसा ग्राफ होना चाहिए? वॉल्यूम को कांस्टेंट शो करता हुआ ग्राफ। हमें अगर प्रेशर टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाना पड़ जाए तो बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी ग्राफ ऐसे बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमें बनाना पड़ जाए, सपोज हम वॉल्यूम को अब यहाँ ले लें और टेम्परेचर को ले लें, चलो हाँ वॉल्यूम टेम्परेचर, तो बहुत इजी ग्राफ, बहुत ही इजी ग्राफ। अगर वॉल्यूम हमारे ग्राफ का एक हिस्सा है तो उसे बस हमें कांस्टेंट शो कर देना है। इससे ज़्यादा इसमें देखा जाए तो बेटा कोई कंसेप्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम वर्क डन की बात करें इसमें, तो बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम ही ज़ीरो है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर वर्क डन जीरो हो गया तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक आपने जो भी एनर्जी दी होगी वो इंटरनल एनर्जी के चेंज में चली जाएगी। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में आप जो भी एनर्जी दोगे सिस्टम को, वो पूरी पूरी एनर्जी चली जाएगी कहाँ पर? उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, या अगर वो अपोजिट केस हुआ तो घटाने में। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि अगर हमने किसी आइसोकोरिक प्रोसेस में एनर्जी को दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अगर सिस्टम रिजेक्ट करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी, मतलब उसका टेम्परेचर घटेगा, डाउन होगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा अब ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? कौन सा तीन प्रोसेस में से कौन सा था जिसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था? बॉयल्स लॉ। तो कंसेप्ट वाइज ये सिमिलर हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, तो इसका मतलब फिर वही बात है, क्योंकि पी वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो जिस ग्राफ में, पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं, जिस ग्राफ में टेम्परेचर होगा, सपोज हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बनाना पड़ा, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट शो कर लेंगे। हमें अगर प्रेशर और टेम्परेचर मान लो यहाँ ले लिया, ग्राफ बनाना पड़ा, तो ये ग्राफ हम ऐसे ले लेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट दिखाना है। अगर हमें प्रेशर वॉल्यूम बनाना पड़ा तो बस बेटा ये, अगर हम देखें हमारे पास टोटल 9 ग्राफ्स हैं, सिर्फ यही एक ऐसा ग्राफ है जो नॉन लीनियर है, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसको टच नहीं कराना है, बस ले आके छोड़ देना है उसके पैरेलल, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल। क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, यानी x इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कोई एक जीरो है तो दूसरा इनफाइनाइट है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीन ग्राफ हैं, इससे पहले ये तीन ग्राफ आपने देखे थे, और पहले आपने ये तीन ग्राफ देखे थे। तो टोटल आपके पास 9 ग्राफ्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही ग्राफ ऐसा है प्रेशर वॉल्यूम का, किस कंडीशन में? जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटा, जो कि नॉन लीनियर है, इसका आप लोग ध्यान रखना। ठीक, बाकी सारे ग्राफ लीनियर है। अब अगर बात कर लें इसमें वर्क डन की, तो बेटा वर्क डन कैसे निकालोगे? P इंटू डी वी, इंटीग्रेट करोगे V1 से लेकर के V2 तक, ये भी कंसेप्ट कल की क्लास में सीखा था आपने। प्रेशर को आप रख सकते हो क्या, nRT अपॉन V, और इसे V1 से लेके V2 तक इंटीग्रेट कर दोगे।
बेटा 1/v का इंटीग्रेशन होगा log v, तो वर्क डन आ जाएगा nRT log v2 बाय v1। अगर बात कर लें इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ की, बेटा जो एनर्जी हम देंगे वो पूरा पूरा वर्क डन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज तो जीरो हो गया। बेटा क्यों जीरो हो गया? क्योंकि जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट तो फिर वर्क डन फर्स्ट लॉ के मुताबिक हीट एक्सचेंज के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, इतनी थ्योरी में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट यहाँ तक? सपोज हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सर्टेन गैस हो। चलो अब इसको क्वेश्चन में ले चलते हैं। 2 मोल्स ऑफ सर्टेन गैस हो जो 100 केल्विन पर डबल वॉल्यूम तक एक्सपेंड कर दे। ठीक है, हमारे पास 2 मोल्स गैस हैं और वो सपोज डबल वॉल्यूम तक चली गई, मतलब V से 2V तक चली गई और हमें वर्क डन निकालना है। तो बेटा हमने फॉर्मूला देखा nRT, nRT log V2 बाय V1। तो बेटा V2 बाय V1 दैट इज 2 हो जाएगा, क्योंकि V2 इज 2 टाइम्स V1। log 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.693 है ना। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन की आसानी के लिए, अगर इसको हम लोग कहते हैं यहाँ से ये 1600 हो गया और log 2 को अगर हम लोग 0.7 बोलते हैं जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, तो ये बेटा कितना हो जाएगा अपने पास में? 1120 जूल। बेटा चेक कर लेना, कैलकुलेशन आप लोग मिला लेना। तो एक आसान सा कंसेप्ट हो गया, सही है ना? या तो बेटा ये हो गया जिसमें कि अगर एक्सपेंड किया है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए एक्सपेंशन हुआ है, इसका मतलब जो भी आपने एनर्जी दिया है वो पूरा पूरा वर्क डन में चली गई है। ठीक, उसमें से कोई भी हिस्सा इंटरनल एनर्जी के चेंज में नहीं गया, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब इसी बात को बेटा अगर ऐसे कह दिया जाए कि कोई गैस है, सपोज 2 मोल्स है, अगेन 200 केल्विन पर है, और वो कुछ ऐसे एक्सपेंड करती है कि प्रेशर 1/4 हो जाता है। प्रेशर प्रेशर 1/4 हो जाता है। तो आप बताइए वर्क डन कितना है? मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अपने पास कोई गैस है जिसकी डिटेल दे दी गई है, 2 मोल्स है और 200 केल्विन पर है। ये कुछ ऐसे एक्सपेंड कर रही है कि इसका प्रेशर 1/4 हो जा रहा है। तो इसे कैसे निकाल लेंगे? हम इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेंगे। बेटा जैसे हमारे पास ये V2 बाई V1 था ना, तो चूंकि आइसोथर्मल मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो जब इसको आप लेके आओगे प्रेशर की भाषा में तो ये बन जाएगा P1 बाई P2। ठीक, ध्यान रखना यहाँ ये V2 बाई V1 था, और जब आप प्रेशर के टर्म्स में ले आओगे तो ये P1 बाई P2 बन जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं बचा, अब इसमें कुछ नहीं बचा। 2 मोल्स गैस, R की 8 ले लेते हैं, प्रेशर 1/4 हो गया। बेटा 1/4 हो गया, इसका मतलब बेटा इसको आप रखोगे 1/4, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी सॉरी सॉरी, ln4। ये हो जाएगा ln4। और आपको बेटा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप सारी वैल्यूज लॉग की याद करो। ठीक है, इसको जैसे हम लोग अगर यहाँ तक ले आए तो इसको कह सकते हैं 3200, और फॉर्मूला जो होता है लॉग m की पावर n, इस n log m उसे इस्तेमाल कर लो। इसको 2 का स्क्वायर बोल दो, तो इसको 2 × 0.7 कह सकते हो। सॉल्व कर लोगे, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो जो मेन चीज सीखने वाली थी वो ये थी कि आप कैसे वॉल्यूम को प्रेशर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? इसी में एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्वेश्चन बोले कि हमारे पास कोई गैस है जो कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और 10 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, एग्जामिनर ने आपको टेम्परेचर नहीं दिया, ये कहा कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 10 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये कुछ ऐसे एक्सपेंड करती है कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाता है।
यानी वॉल्यूम आप कह सकते हैं V से 2B हो जाता है, या आप ये कह लो 10 सेंटीमीटर क्यूब से। और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आइसोथर्मल है। तब आप बताइए वर्क डन कितने का होगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो जो फॉर्मूला आपके पास एनआरटी है उसी को आप पीवी भी तो लिख सकते हो ना। यानी लिखने का एक तीसरा तरीका भी हो सकता है ऐसे। अब इसमें बेटा वैल्यू वॉल्यूम पुट कर दो। 2 एटमॉस्फेयर यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। वॉल्यूम डबल हुआ है, दैट इज L/2। तो अब इसमें क्या मिला अपने को? ये 2 आ जाएगा ना। हाँ, ये तो बेटा 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो 2 इंटू सर L। वो वॉल्यूम में हमने इनिशियल वॉल्यूम ही क्यों लिया? हाँ बेटा, सर पीवी में वी को, अच्छा यस सर। एनआरटी बेटा जब आप इक्वेशन बनाओगे तो ये बनाओगे ना, तो इसको आपने सब्स्टिट्यूट किया इनिशियल। ऐसा नहीं है कि बेटा आप इसी को लोगे, अगर आप फाइनल लोगे तो भी सेम आएगा। रीजन ये कि अगर आपने वॉल्यूम को 10 से 20 कर दिया, तो चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो प्रेशर फिर आपका 2 से हाफ हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। स्टिल जो मल्टीपल आएगा वो सेम आएगा। अरे बस समझ में। इन केस आपने भाई अगर इनिशियल वैल्यू लिया तो आपने कहा 2 इंटू 10 दैट इज 20। जस्ट हम लोग यही यूनिट ले लेते हैं। अगर आपने फाइनल रखा होता तो 20 लेते, लेकिन प्रेशर भी तो चेंज हो जाता ना उस समय। तो प्रेशर उस समय 2 तो नहीं होता, प्रेशर उस समय कितने का होता? तभी तो वही आता ना। सर मतलब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है? बेटा ये टेम्परेचर कांस्टेंट का केस चल रहा है। ओके सर। बेटा ये आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है, तभी तो आप ये फॉर्मूला चला रहे हो। क्लियर? ओके सर। तो ये मिल गया अपने को, यस 1.4 जूल एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेशन को चेंज कर लेना। चलो बेटा, और कोई डाउट किसी को? कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें एग्जामिनर आपको कोई एक ग्राफ दे देगा। सपोज आपको उसने वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ दे दिया, कुछ ऐसे दे दिया, और इनको कुछ ऐसे नाम दे दिया। ये सपोज है 100, बेटा ये ऐसा ही सिस्टम में ले लेते हैं। और ये अपने पास यहाँ ऐसे मीटर क्यूब है। और क्या करें, ये वॉल्यूम है सपोज 2, ये है 4, और हमारे पास ये कितने हैं? ये 2 मोल्स गैस है सपोज। बेटा अब ये भी देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बार मिलेंगे। पीआईक्यूज आप सॉल्व करोगे बेटा, पीवाईक्यूज जरूर करो। इनफैक्ट पीवाईक्यूज पर ही इस समय फोकस करो। इस समय और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने ये क्लासेस किया, इसको रिवाइज किया, कंसेप्ट पर कमांड किया अच्छे से, फिर क्वेश्चंस पे चले गए, और वो सिर्फ पीवाईक्यूज। सपोज अपने पास एक कोई गैस है 2 मोल्स की, जिसका वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ अपने को ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और ध्यान रहे यहाँ का टेम्परेचर अभी नहीं दिया। अब इसमें क्वेश्चन अपने से कहे कि भाई पहले तो आप बताइए कि ये सारे प्रोसेस हैं कौन कौन से। ठीक है, ए गैस ऑफ 2 मोल्स अंडरगोस ए वॉल्यूम टेम्परेचर प्रोसेस इन विच वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ इज शोन, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। तो चलो बेटा अब इसमें फटाफट आप लोग बताओ, ए बी ये कौन सा प्रोसेस है? ए बी कौन सा आइसोबारिक। प्रोसेस है? ये यस, आइसोबारिक। बी सी, शाबाश, आगे। डी सी आइसोथर्मल। थर्मल। सी ए आइसोकोरिक। ये आइसोकोरिक। तो ये तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे अगर एग्जामिनर, अगर क्वेश्चन आपसे ये मांग ले। अब एग्जामिनर आपसे मांग ले कि बताइए भाई वर्क डन कितने कितने के हैं। तो चलो शुरू हो जाओ बेटा। वर्क डन ए से बी, ये प्रोसेस कौन सा है? आइसोबारिक है। आइसोबारिक प्रोसेस, 2 मोल्स गैस है, ये पता है अपने को। तो अगर हम आर की वैल्यू ले ले रहे हैं 2, तो एन आर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी लेने में गाड़ी कहाँ फंस रही है कि यहाँ का टेम्परेचर तो पता है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन ने दिया नहीं है। तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग? बोलो भाई, क्या इस पॉइंट का टेम्परेचर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है।
क्योंकि वॉल्यूम अगर डबल हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट था, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी तो डबल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर भले क्वेश्चन ने दिया नहीं है, लेकिन हम उसे निकाल सकते हैं। एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए उस टेम्परेचर को अननोन शो कर रहा है, लेकिन हम उसे निकाल सकते हैं। तो एन आर डेल्टा टी दैट इज 200 माइनस 100, बेटा ये मिल गया अपने को कितना, 1600 जूल। चलो अब निकाल डालते हैं बीसी, इसका वर्क डन। ये है टेम्परेचर कांस्टेंट का केस। तो एन आर टी दैट इज एन आर टी विच इज 200। अब आप क्या करोगे, लॉग V2/V1 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2। तो इसको आप क्या कह सकते हो बेटा, ये इधर से 3200, फिर लॉग 1/2 दैट इज माइनस लॉग 2 दैट इज माइनस 0.7। बेटा कंपटीशन में भी आप अपने अप्रोक्सीमेशंस को ले सकते हो। अप्रोक्सीमेशंस को ले करके अपना जो 4 आंसर्स हैं उनमें से कौन सा आंसर ज़्यादा नज़दीक है वहां तक जा सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा विद माइनस साइन, आप लोग जरा कैलकुलेशन मिलाते जाना। -2240 जूल ये हो जाएगा। ये है वर्क डन बी से सी का। सी से ए, इसका तो कोई वर्क डन है ही नहीं, क्योंकि ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब अगर इसी में नेट वर्क डन पूछ लिया, तो आप बेटा सबको जोड़ दो। तो आप सबको जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, -640 जूल। बेटा कैलकुलेशन आप लोग चेक करते जाना, कैलकुलेशन साथ साथ में चेक करते जाना आप लोग। नेट वर्क डन -640 जूल आ गया। नेट वर्क डन मतलब एक कंप्लीट साइकिल में। तो अब अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए आप देखो, तो कंप्लीट साइकिल में चूंकि डेल्टा यू तो जीरो होता है, इसका मतलब अगर एग्जामिनर आपसे नेट हीट एक्सचेंज पूछ ले, तो वो भी तो -640 जूल आना चाहिए। इसका मतलब सिस्टम ने इस कंप्लीट एक कंप्लीट साइकिल में उसने 640 जूल की एनर्जी को रिजेक्ट किया है, यानी वापस भेजा है। तो अब देखो ये एक क्वेश्चन आपने डिस्कस किया है, लेकिन इसमें बहुत सारी वेराइटीज को आपने कवर कर लिया है। ठीक, एग्जामिनर किसी प्रोसेस का पूछे, एग्जामिनर किसी या टोटल का पूछ ले, अब इसी में एग्जामिनर 2 साइकिल्स का पूछ ले, तो आपको बस इसको डबल कर देना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बोलो बेटा, एनी डाउट? नेक्स्ट वैरायटी जिसमें एग्जामिनर आपको कोई एक ग्राफ दे देगा और वो उससे आपको दूसरे ग्राफ बनाने को बोलेगा। इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे तो पहले भी आया करते थे, अब भी आते हैं। इंटेंशनली हम लोग वही ग्राफ ले लेते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या करना है अब हम लोगों को, हमारे पास ये एक ग्राफ है वॉल्यूम टेम्परेचर, और हमें इससे प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ बनाना है। प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है। देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ऐसे मान लेना। पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान से देखो कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो ए से बी ये कौन सा प्रोसेस है, अभी हम लोगों ने इस पर न्यूमेरिकल भी किया, आइसोबारिक। आइसोबारिक इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब या तो ये ग्राफ इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर आएगा, यानी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। अब ये कैसे पकड़ में आएगा, ये पकड़ में आएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हमें एक ऐसा ग्राफ लेना होगा जिसमें प्रेशर को कांस्टेंट दिखाएं और टेम्परेचर को बढ़ता हुआ दिखाएं। बी से सी टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर को बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम डिक्रीजिंग, इसका मतलब प्रेशर को बढ़ना चाहिए। तो बल्कि एक काम करते हैं, फिर इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, इस ग्राफ को ऐसे ले लेते हैं, ये रहा ए, ये रहा बी। तो हमें ऐसे दिखाना है प्रेशर को बढ़ते हुए,
अगर एग्जाम में आ जाए तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, बस उठा के इसको जोड़ देना। लेकिन जरा यहाँ पे हम लोग का क्योंकि एम कंसेप्ट को सीखना भी है, तो देखा जाए क्या ये बात लॉजिकल है। सी से ए वाली जो हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया, सी से ए प्रोसेस है कैसा, कांस्टेंट वॉल्यूम का। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर को भी डिक्रीज करना चाहिए। अब जरा इसी का प्रेशर वॉल्यूम बनाने की कोशिश करो तो, इसी ग्राफ का बेटा, इसी ग्राफ में जरा प्रेशर वॉल्यूम बनाने की कोशिश करो। प्रेशर वॉल्यूम, चलो पहले से ही स्टार्ट करो। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को इंक्रीज दिखाना है। तो सपोज ये हम लोगों ने बना लिया ऐसे। अब ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी हो गया। अब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को कांस्टेंट दिखाना है, और प्रेशर वॉल्यूम बेटा जैसे ही ये ग्राफ आए कांस्टेंट टेम्परेचर का, तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आपको वो जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसका यूज करना होगा। लेकिन कैसे, कैसे? टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर को बढ़ना है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होना चाहिए कि वॉल्यूम को डिक्रीज करते हुए प्रेशर को इंक्रीज करता हुआ दिखाओ, बल्कि ऐसे स्ट्रेट लाइन जोड़ देते हैं। क्लियर? ये ऐसे हो गया। सी से ए को भी चेक कर लो, सी से ए को भी चेक कर लो। सी से ए बेटा क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट दिखाना है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर को भी डिक्रीज करना चाहिए। बेटा इस तरह का क्वेश्चन आप देखोगे कई बार पूछा गया है, तो आपको एक ग्राफ को दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। रिवाइज करो बेटा इसको, अगर कहीं कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ा जाए। क्या होता है बेटा सीपीसीवी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी आप किसी गैस को रखो प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, यानी आपने एक पिस्टन लगा रखा है, उसमें किसी गैस को भर रखा है और आप उसको हीट कर रहे हैं। यानी आपको टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितने की एनर्जी लगेगी प्रेशर कांस्टेंट रखने करते हुए, दैट इज कॉल्ड सीपी। और द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट वॉल्यूम यूनिट मोल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड सीवी। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपके पास जैसे आपको कोई चीज़ बनानी है, खाना बनाना है, तो आप प्रेशर कुकर में या उसको अगर आप किसी ऐसे बर्तन में रख के बना रहे हो जो ढका हुआ है, तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसमें एनर्जी उसी में कन्फाइंड रहेगी, नहीं तो वर्कडन में एनर्जी का लॉस होगा। तो सीपी और सीवी बेटा, सीपी क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए। और यही काम जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए करते हो तो दैट इज कॉल्ड सीवी। तो सीपी हमेशा ज़्यादा होगा सीवी से। रीज़न कि अगर जब आप किसी ऐसे कंटेनर में जब गैस को हीट कर रहे हो जिसमें कि ये ऊपर एक्सपेंड करने के लिए फ्री है, तब तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगर आपने उसको एक बंद बर्तन में किया है इन कंपैरिजन, तो इसीलिए अगर आप प्रेशर कुकर या किसी ऐसे बर्तन में कोई चीज़ बनाते हो, खाना बनाते हो जो कि बंद है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसमें आपको कम एनर्जी लगानी पड़ती है, कम एनर्जी से ज़्यादा काम हो जाता है। इट इज़ मोर एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस। अब अगर हमें निकालना है इनके बीच का एग्जैक्ट रिलेशन, तो बेटा वो कैसे निकलता है? अगर हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें, Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू है, तो Q को हम कह सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी, यानी एन मोल्स गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया गया तो कितने की एनर्जी लगी। वर्क डन को कह सकते हैं एन आर डेल्टा टी, और इंटरनल एनर्जी के चेंज को
एन सी बी डेल्टा टी। बल्कि बेटा ये जो फॉर्मूला है इसको आप ध्यान रखो, ये काफ़ी यूज़ होगा आगे भी। ये डायरेक्ट हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो इस बात से इंडिपेंडेंट होता है कि आपने उसको किस प्रोसेस से किया है, यानी वो प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होता है। क्या सो आपने किसी गैस का टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाया, अब आप चाहे प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए इस काम को करो, चाहे आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, एनर्जी सेम बढ़ानी पड़ेगी, या आप कह लो एनर्जी सेम देनी पड़ेगी। तो एन डेल्टा टी बेटा दोनों साइड बढ़ा दो, तो आपको एक रिलेशन मिल गई, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। और इन दोनों का जो डिवीजन है, रेशियो है, ये गामा कहलाता है, गामा इक्वल टू सी पी बाय सी बी। तो अगर आपके पास कोई गैस हो जिसका जिसका कि आपको सीपी या सीबी में से कुछ पता हो, तो दूसरे को आप बेटा निकाल भी सकते हो। कैसे? देखो, अगर आप यहाँ से सीपी को आप लिख दो गामा टाइम्स सीबी, तो क्या सीबी को आर बाई गामा माइनस वन नहीं लिख सकते? क्या किया हम लोगों ने, सीपी को लिखा गामा टाइम्स सीबी, ठीक, गामा टाइम्स सीबी। और क्या इसी को हम सीपी इक्वल टू गामा टाइम्स सीबी ऐसे लिख सकते हैं क्या? है ना? और क्योंकि सीपी सीबी से बड़ा होता है, ये रिलेशन यहाँ पे, क्योंकि सीपी सीबी से बड़ा होता है, इसलिए गामा की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। बोलो बेटा, थ्योरी में कोई डाउट किसी को? तो अब इस प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो पहले, कि गामा सपोज अपने पास किसी गैस का 1.5 है, ठीक है, और अपने को सीबी सीपी निकालना है, तो बहुत इजी हो गया ना। गामा की वैल्यू अभी हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया, सीवी है आर अपॉन गामा माइनस वन। तो अगर सीवी निकालने को कहीं आ जाए तो आर बाय गामा माइनस वन, दैट इज 1.5 माइनस वन, दैट इज आर अपॉन 0.5। ये बेटा आप इसको क्या कह सकते हो? और अगर ये निकल गया तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, इससे आप सी पी को डिफाइन कर लेना, सीधे सीधे 3R मिल जाएगा। सपोज अपने पास यही गैस है और एग्जामिनर कहे कि भाई अपने पास 2 मोल्स गैस है, कौन से गैस के? इसी गामा के, और इसे हमें प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए 10 केल्विन तक हीट करना है। बेटा क्वेश्चन समझो ध्यान से, एग्जामिनर ने आपको गामा की वैल्यू दे दिया और ये कहा कि उसके 2 मोल्स हैं, तो आप बताओ कि उसको अगर 10 केल्विन तक हीट करना है तो कितने की एनर्जी लगेगी? पहला काम, कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए कितने की एनर्जी लगेगी? एन सी पी। अब इसमें बेटा एक काम करते हैं, हम लोग आर की वैल्यू को कैलोरीज में ले लेते हैं। आर की वैल्यू कैलोरीज में अप्रोक्सीमेटली 2 होती है, कैलोरीज में, ठीक। तो आर की वैल्यू को अगर हम लोग 2 ले लें तो एन सी पी Cp दैट इज 3 इंटू आर 6, टेम्परेचर चेंज 10, तो ये हो गया 120 कैलोरी। यानी इतने की एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए 10 केल्विन बढ़ा रहे हो। बेटा एक बार ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, आपके पास कोई ऐसी गैस थी, इसका गामा था 1.5, क्वेश्चन ने नहीं बताया कि ये कौन सी गैस है, मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, क्या है। इसकी बात हम लोग आगे डिटेल में करेंगे। तो गामा दे दिया और आपसे सीपीसीबी मांग लिया, तो आप ऐसे निकाल लोगे। अब एग्जामिनर ने कह दिया कि भाई एन की वैल्यू 2 यानी 2 मोल्स गैस है और उसको 10 केल्विन हीट किया है, तो आप बताओ कि कितने की हीट एनर्जी लगेगी अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए करें तो एन सी पी डेल्टा टी 120 कैलोरी। अगर इसी काम को वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए करना पड़ा तो एन सी वी दैट इज 2 इंटू 2 4, डेल्टा टी दैट इज 10, तो ये कितना हो गया? 80 कैलोरी। यानी इसी केस में एग्जामिनर अगर आपसे कह दे कि बताओ भाई इसमें वर्क कितने का हुआ, तो बेटा जब कांस्टेंट वॉल्यूम का, ये क्या है, ये प्रेशर कांस्टेंट वाला केस है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाला केस है, तो ये 80 कैलोरी ही तो इसका मतलब डेल्टा यू है ना। इसका मतलब इस प्रोसेस में वर्क डन कितने का हुआ होगा? 120 माइनस 80,
दैट इज, यानी ये जो भी गैस है, अभी आगे इसकी बात की जाएगी कि ये मोनो एटॉमिक, डायटोमिक एटसेट्रा क्या क्या हो सकती है, लेकिन अगर ये गैस कुछ भी है तो उसको 120 कैलोरी देनी पड़ी है प्रेशर कांस्टेंट के केस में, इतना देना पड़ा है कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में। इसका मतलब इसने जो वर्क डन किया है वो इनके बीच का डिफरेंस है, दैट इज 40 कैलोरीज। क्लियर है? थोड़ा बेटा कंसंट्रेट करना, कंसेप्ट्स हैं बेटा, फिजिक्स वैसे भी कंसेप्ट का ही सब्जेक्ट है। इसमें अभी सर आगे लास्ट जो में मोनो आपने एटॉमिक वर्क है डन देखो। का क्या बताया? हाँ, सर आपने वर्क डन वाला क्या बताया? तो बेटा इस प्रोसेस में ये आइसोबारिक का केस था, तो एनर्जी इतनी देनी पड़ी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता इतनी एनर्जी देनी पड़ती। अब इसका डिफरेंस जो आ रहा है यही तो वर्क डन होगा ना, क्यू इक्वल टू, ये क्यू हो गया, इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो डब्ल्यू इज क्यू माइनस डेल्टा यू, दैट इज, क्योंकि हीट एक्सचेंज जो जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने किस प्रोसेस से किया। आपने उस गैस का टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाया तो वो आपको 80 कैलोरी ही देना पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, चाहे आप कांस्टेंट प्रेशर रख के करो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फिर ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आ गई? ये वो एनर्जी है जो कि आपको देनी पड़ी एक्सपेंशन में। इस बात को ऐसे समझो कि आपके पास एक गैस थी और आपका एम था 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना। एक केस में क्या था कि आपने उसको कांस्टेंट प्रेशर रखा है, मतलब आपने जो पिस्टन है वो मूवेबल रखा हुआ है, तो आप एनर्जी लगाओगे तो वो पिस्टन को भी धकेलेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दूसरे केस में आपने वॉल्यूम फिक्स किया हुआ है, तो जो भी आप एनर्जी दोगे वो सिर्फ उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में जाएगा। कुछ डिफरेंस पकड़ में आ रहा है दोनों बातों का? तो ये जो केस है, इसमें वर्क डन भी हुआ और इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई, और इसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। तो इसका मतलब क्यू, ये डेल्टा यू, तो वहां से डब्ल्यू आ गया। क्लियर हुआ? सर मतलब पी कांस्टेंट हो या फिर वी कांस्टेंट हो, दोनों केस में यू सेम होगा। ना 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 बेटा, टी कांस्टेंट अगर हो गया, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तब तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। सर पी कांस्टेंट, पी या फिर वी? एक मिनट, प्रेशर या वॉल्यूम? प्रेशर एंड वॉल्यूम, यस सर। हाँ देखो, आइदर आप केस इस बात में। को बल्कि ऐसे समझो, आप इस बात को बल्कि ऐसे समझो कि आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, बल्कि ये ज़्यादा कंसेप्चुअल तरीका हुआ कि आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। आपने सपोज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह कुछ भी ले लिया, अब आपको उसका टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाना है, ठीक? तो आप चाहे किसी प्रोसेस से करो, आप चाहे प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए करो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए करो, दोनों को वेरिएबल रखते हुए करो, कुछ भी करो, जैसा भी प्रोसेस आप लोगे, आपको जो एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी का जो चेंज मिल रहा है वो सेम मिलना है। अब आप कौन सा प्रोसेस ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। आ रही बात समझ में? करीब करीब, जस्ट टू रिलेटेड किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट फिक्स रहेगा, वो अब फिक्स हो गया, जस्ट टू रिलेटेड, इट इज नॉट दैट, इट्स नॉट इक्वल, बट जस्ट टू रिलेटेड। दो पॉइंट्स के बीच का यस डिस्प्लेसमेंट सर। सेम रहेगा, डिस्टेंस आपकी जैसी मर्जी है जिधर से जाओ। क्लियर हो रहा है? यस सर। चलो बेटा, तो यहां से आगे बढ़ते हैं फिर। क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आप कोई हीट एक्सचेंज कर ही ना पाओ, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो कि या तो पूरी तरह से थर्मली इंसुलेटेड हो, जैसे कि आपने यहाँ पे ऐसे ही पूरा इंसुलेशन चढ़ा रखा है, यानी ना तो आप इस सिस्टम को कोई एनर्जी दे सकते हो, ना इससे कुछ एनर्जी ली जा सकती है, यानी Q इक्वल टू जीरो। तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस पहचानने का तरीका, एग्जामिनर आपसे ये बोलेगा कि वो जो प्रोसेस है या तो बहुत फास्ट हो, जैसे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव, वो भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी या तो प्रोसेस बहुत तेज हो ताकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज का अवसर ही ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। या प्रोसेस बिल्कुल इंसुलेटेड हो, यानी उसमें कोई थर्मल एनर्जी ट्रांसफर का कोई मौका ही ना मिले, जगह ही ना हो, तो Q इक्वल टू जीरो, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हीट एक्सचेंज जीरो होगा।
तो बेटा अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया। इसका मतलब डेल्टा यू विद माइनस साइन ये वर्क डन हो गया, या इसी को आप कह सकते हो माइनस एन सी वी डेल्टा टी। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हीट एक्सचेंज कोई हो ही ना सके। इस बात को बेटा आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर किसी गैस ने वर्क किया, अगर वर्क पॉजिटिव आया तो डेल्टा एनर्जी डेल्टा यू निगेटिव आएगा। इसका मतलब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई गैस वर्क करती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी, क्योंकि वो अपनी इंटरनल एनर्जी के दम पर ही वर्क कर पाएगी, यानी उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस अपने खुद के कुछ रूल्स फॉलो करता है, जैसे पी वी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा अगर एक फॉर्मूला आपको याद रहे तो जरूरत पड़ने पर आप बाकी फॉर्मूलों को निकाल सकते हो। जैसे एक ये रिलेशन आपको याद रहनी चाहिए। फिर आप ये जानते हो कि पी वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो आइडियल गैस की कंडीशन ही है। तो सपोज किसी जगह पे आपको वॉल्यूम टेम्परेचर को रिलेट करना पड़ा, तो आप क्या करोगे, प्रेशर को लिख दोगे v बाई टी। तो ये हो जाएगा v की पावर गामा प्लस वन इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर को बेटा आपने लिख दिया वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, तो टी की पावर माइनस वन। एक बार चेक कर लो बेटा आप लोग भी, पी वी पे पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो पी को आप कह सकते हो टी बाय वी। रुको बेटा गलत हो रहा है कुछ, पी को आप लिखोगे टी बाय वी, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। पी को आप लिख दो टी बाय वी, तो टी अपॉन वी, वी की पावर गामा, दैट इज, हाँ आप सही, ये हो जाएगा। तो एक रिलेशन याद रखो तो दूसरे को आप निकाल सकते हो अपने आप। इसी तरह से तीसरा रिलेशन निकालो आप, किसके किसके बीच में, आप निकालो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। उसको जरा अपने आप निकालने की कोशिश करो, टेम्परेचर और प्रेशर। तो बेटा उसमें क्या क्या करोगे, जैसे पी वी पे पावर गामा है, तो वॉल्यूम को आप लिख सकते हो टी अपॉन पी, वॉल्यूम को टी अपॉन पी। तो बेटा क्या इसी को टी की पावर गामा पी की पावर वन माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो किसी एक को याद रखो तो जरूरत पड़ने पर दूसरा अपने आप निकल आएगा। बेटा अगर आपको पी वी पे पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ध्यान है, तो जरूरत पड़ने पर आप टेम्परेचर वॉल्यूम हो चाहे टेम्परेचर प्रेशर हो, उसको आप अपने आप भी निकाल सकते हो। चलो अब जैसे इसको बेटा एक क्वेश्चन पे ले लेते हैं। मान लो अपने पास कोई ऐसी गैस है जिसका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर और गामा की वैल्यू है सपोज 3/2, गामा की वैल्यू 3/2, और एग्जामिनर कहे कि भाई इसने डबल वॉल्यूम तक एक्सपेंड किया, तो आप बताओ फाइनल प्रेशर कितने का है। एक गैस है जिसका प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर और उसने डबल वॉल्यूम तक एक्सपेंड किया एडियाबैटिकली, तो आप बताओ उसका फाइनल प्रेशर कितने का है। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना, यानी 2v पे पावर गामा, बाद का प्रेशर नहीं पता, बाद का वॉल्यूम ये है। बेटा v की पावर गामा को दोनों साइड बढ़ा दो, तो प्रेशर हो जाएगा 2/2 की पावर गामा दैट इज 3/2। अब इसको उठा के अगर आप ऊपर ले आओ, बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस 3/2 दैट इज कितना, -1/2। इतना प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो बेटा आप इन फॉर्मूलों को भी रिलेट कर लेना। कैसे पहचानोगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस है? अगर एग्जामिनर या तो आपसे ये स्पष्ट कहेगा कि वो प्रोसेस एडियाबैटिक है, क्वेश्चन आपसे खुद बोलेगा, या अगर क्वेश्चन ये वर्ड यूज कर रहा हो कि भाई जो प्रोसेस है वो बड़ा फास्ट है, तो आप समझ जाना कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस की ही बात कर रहा है। चलो किसी एक का और यूज कर लेते हैं, एक बार इसका भी यूज कर लेते हैं, टी वी की पावर गामा -1 का, टी वी की पावर गामा -1 का। चलो एक बार इसका भी यूज कर लेते हैं। सपोज अपने पास कोई गैस है 200 केल्विन पर, गामा की वैल्यू फिर ले लेते हैं, चलो वही 3/2, और ये एक्सपेंड कर जाए टू डबल वॉल्यूम अगेन। चलो बेटा साथ साथ कोशिश करो अपने आप निकालने की। क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताइए भाई इसका फाइनल टेम्परेचर, लेट अस कॉल इट टी डैश, तो वो कितने का है।
निकाल सकते हो बड़ा आराम से। टी वी की पावर गामा -1, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम 3/2 -1 दैट इज 1/2। बाद का टेम्परेचर नहीं पता, बाद का वॉल्यूम 2V। तो बेटा ये V 1/2 इसको इधर से बढ़ा दो, तो T डैश हो गया, कितना हो गया भाई, 200 अपॉन √2। ये बेटा इसी को 100 इंटू 2 लिख दो, तो 100 √2 केल्विन कह सकते हो क्या? क्या कर लो बेटा, एक बार कैलकुलेशन में ला लो। टी वी की पावर गामा -1 दैट इज 1/2 टी डैश 2V। यस वी बेटा हट गया यहाँ से। यस, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या अब बेटा इसको तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। ये 1.4 है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसे 1.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 140 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली। चलो अब सीखो ये जो वर्क डन है बेटा इसका इस्तेमाल। सपोज अपने पास एक गैस दे दे एग्जामिनर, कहे कि भाई 2 मोल्स गैस हैं, चलो अब सीधे पहले सीवी ले लेते हैं। उसका जो सीवी है वो 3R/2 है, और उसने एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया ताकि उसका टेम्परेचर 100 केल्विन घट जाए। ठीक, एक गैस है, कितनी है, 2 मोल्स है बेटा, उसका सीवी क्या है, 3R/2 है। उसने एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया कुछ ऐसे कि उसका टेम्परेचर 100 केल्विन घट जाए। इसमें बेटा गलती बस कहाँ होती है ज्यादातर स्टूडेंट से, ये जो माइनस साइन है इसमें, तो इसमें गलती ना होने पाए ध्यान रखना। वर्क डन -n CV, ऐसे में तुम R की वैल्यू बेटा 2 ले लो, तो R की वैल्यू 2 ले लोगे तो वो 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। -n CV डेल्टा T, टेम्परेचर जो वो एक्सपेंड किया। बेटा क्वेश्चन अगर ये कह रहा है कि 100 केल्विन डिक्रीज कर गया, तो ये क्या है, ये T2 - T1, इसका मतलब आप इसको लोगे -100, तो ये 2 से 2 को उड़ा दो, तो ये मिल गया आपको कितना, 600 कैलोरीज। यस बेटा, पॉजिटिव वर्क डन आना भी चाहिए, पॉजिटिव वर्क डन आना भी चाहिए, क्योंकि अगर गैस ने एक्सपेंड किया तभी तो उसका टेम्परेचर घटा। या ये कह लो कि गैस ने जो वर्क डन किया है वो अपनी इंटरनल एनर्जी के दम पर ही तो किया है, तो अगर उसने एक्सपेंड किया, वर्क डन पॉजिटिव हुआ, तभी तो एनर्जी उसकी घटी, तभी तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से कम आया। क्लियर? इसी में एग्जामिनर आपको क्या बोले कि भाई कोई गैस है जिसका गामा है 5/3, और उसके सपोज अपने पास 2 मोल्स हैं, और उसे आपने कुछ ऐसे एक्सपेंड कराया कि उसका टेम्परेचर घट गया, यानी -100 केल्विन हो गया, तो इसको भी कर लोगे क्या, कर लोगे क्या इसको बेटा? बिल्कुल उसी तरह से वर्क डन, अब बस क्या करना, -n CV की जगह क्या ले लेना, ये ले लेना, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलो निकाल डालते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। -2 बेटा, R आपके पास 2 ले लो, गामा 5/3 -1, टेम्परेचर का चेंज दैट इज -100, तो ये कितना आ गया भाई, -2 बेटा ऊपर कैंसिल, तो ये माइनस, ये 600 कैलोरीज ये भी आ रहा है क्या? मतलब ये बेटा हम लोग क्वेश्चन में ये समझना चाहते हैं, या ये कंसेप्ट कवर करना चाहते हैं कि एग्जामिनर अगर हमें सीधे गामा दे दे, सीवी ना दे, तो भी हम उसको कर ले जाएंगे, हम गामा से सीवी निकाल लेंगे। ये आ गया अपने पास गामा 5/3, तो ये बेटा ऊपर गया 2, 2 से 2 कट गया, तो ये 3 ऊपर चला गया। हाँ, तो ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर? हमें अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा इसको आपस में कंपेयर करना पड़े, कंपैरिजन बिटवीन बेटा, जब आप लोग नोट्स बनाना तो इसको लिख लेना, कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में PV = nRT है, यानी P = nRT/V है। यानी बेटा अगर आप dP/dV कर दो, तो ये आपको क्या मिल जा रहा है,
dp upon dv that is minus nRT by v स्क्वायर, और इसको अगर आप nRT बाई पी को आप रख दो ये, तो इससे आप लिख सकते हो ऐसे माइनस पी बाई वी, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई गैस थी जो कि हमने आइसोथर्मली उसका वॉल्यूम चेंज किया। अच्छा देखो बेटा, इससे एक चीज ये क्लियर हो रही होगी आपको कि अगर वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव हुआ तो प्रेशर का चेंज नेगेटिव होगा। बात सही भी है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, आपने वॉल्यूम को बढ़ाया तो उसका मतलब प्रेशर घटेगा। अगर वॉल्यूम का चेंज पॉजिटिव है तो प्रेशर का चेंज नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी पे पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी को आप कह सकते हो, अब अगर आप इसमें प्रेशर का चेंज वॉल्यूम के साथ निकालो तो बेटा ये कितना हो जाएगा, माइनस गामा के, ऐसे हो जाएगा क्या। और इसको बेटा के वी की पावर माइनस गामा, इसको अगर आप पी लिख दो तो क्या इससे ऐसे लिख सकते हो क्या। ठीक है, डीपी अपॉन डीवी, इसको आप इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या। एक कंसेप्ट होता है बल्क मॉड्यूलस का। बेटा बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये होता है बल्क मॉड्यूलस, माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी। तो इसके लिए आप कह सकते हो यानी बल्क मॉड्यूलस फॉर आइसोथर्मल। बेटा इसको अगर आप नीचे ले आओ तो क्या आप इस फॉर्मूले को ऐसे कह सकते हो क्या। ठीक है बेटा, वॉल्यूम को ऊपर ले आए फिर उसको ऐसे नीचे लेके आए आप, तो ये हो गया माइनस, यानी बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस प्रेशर। बेटा चेक करके देखना, कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज, उसमें ऑप्शन बना दिए गए। और इसी बात को अगर आप बल्क मॉड्यूलस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस लिखो, यानी माइनस डीपी अपॉन, तो इसको बेटा आप क्या लिख सकते हो, इसे आप गामा टाइम्स पी लिख सकते हो क्या। कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है, यानी बेटा कई बार आप देखोगे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को आप आपस में कंपेयर करो, तो आइसोथर्मल का बल्क मॉड्यूलस, एडियाबैटिक का बल्क मॉड्यूलस। और अगर ये तो आपको क्लियर हो गया तो क्या आप ये कह सकते हो कि बल्क मॉड्यूलस, इधर ही लिख लेते हैं, बल्क मॉड्यूलस of adiabatic process is gamma times bulk modulus of isothermal process। इस बात का बेटा मतलब क्या निकला कि अगर आप किसी गैस को सपोज एक्सपेंड कराते हैं, पहले आपने किया उस काम को आइसोथर्मल के तरीके से, अब आपने किया उसको एडियाबैटिक तरीके से, तो फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम, बल्कि बेटा इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा इधर से ऐसे ले लेते हैं, हाँ अब सही है। फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम, यानी बेटा ऐसे समझो इस बात को कि आपके पास दो गैस के सैंपल्स हैं, दोनों की इनिशियल कंडीशन सेम है। एक को आपने आइसोथर्मल के तरीके से एक्सपेंड कराया, एक को आपने एडियाबैटिक तरीके से एक्सपेंड कराया। तो अगर वॉल्यूम का एक्सपेंशन सेम है तो प्रेशर तो दोनों में ही डिक्रीज करेगा, लेकिन प्रेशर किस में ज़्यादा घट जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में। यानी एग्जामिनर अगर आपसे ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास दो सैंपल्स हैं सेम गैस के और उन्हें हमने एक्सपेंड कराया है,
तो किसमें प्रेशर ज़्यादा कम हो जाएगा, किसमें प्रेशर ज़्यादा घट जाएगा, तो वो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। और बेटा अगर ये चीज़ क्लियर है तो अगर आपने सेम गैस को कंप्रेस किया, एक बार आइसोथर्मल तरीके से, बल्कि थोड़ा सा बेटा इसको और स्टीप बनाते हैं, हमने इस गैस को एक्सपेंड किया, नहीं कंप्रेस किया, एक बार आइसोथर्मल तरीके से, अगली बार उसी को किया एडियाबैटिक तरीके से। तो फॉर सेम वॉल्यूम कंप्रेशन pressure increases more in adiabatic process। यानी अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर ज्यादा घटेगा एडियाबैटिक में, अगर आप वॉल्यूम को घटाओगे तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा एडियाबैटिक में। क्लियर? तो बेटा अब अगर इस बात को एक जगह पर ले आए, चलो यहां तक पहुंचते हैं हम लोग आज की क्लास में। प्रेशर वॉल्यूम में तो ये हो गया अपना, एक तरह से कह लें तो आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बेटा आइसोकोरिक में तो चूंकि वर्डन होगा ही नहीं, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो उस ग्राफ से सबसे ज्यादा वर्क डन एरिया अगर लोगे तो आइसोबारिक का आएगा। ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें आप कांस्टेंट कर रहे हो, बाकी सारी चीजें आप कांस्टेंट कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा वर्क डन आइसोबारिक में, उससे कम आइसोथर्मल में, सबसे कम, आप इन तीनों को कंपेयर कर रहे हो। अदरवाइज बेटा आप आइसोकोरिक को कहोगे तो वो तो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, उसमें तो वॉल्यूम चेंज ही जीरो, तो आइसोकोरिक प्रोसेस से बर्डन होगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा प्रेशर जब कांस्टेंट रख के कर रहे हो, ये पूरा ग्राफ का एरिया आएगा, आइसोथर्मल में ये वाला एरिया आएगा, एडियाबैटिक में ये वाला एरिया आएगा। तो सबसे ज्यादा आइसोबारिक, सबसे कम एडियाबैटिक। ऑब्वियसली जब आप आइसोकोरिक को हटा रहे हो, अदरवाइज आइसोकोरिक इज ऑलवेज जीरो। चलो बच्चों, अब इतने को बच्चों आप लोग अच्छे से तैयार करो। देखो बेटा ये बात मैं आपसे हर क्लास के एंड में बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स में ज़्यादातर बच्चे यही गलती कर बैठते हैं कि वो सिर्फ पढ़ रहे हैं, उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और बेटा जब तक हमारी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस नहीं होगी, जो चीज़ हमने आज पढ़ी है उसी दिन में हम भूल जाएंगे, हम 2 दिन में भूल जाएंगे उसको। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट लोगों को टफ लगता है कि सर थ्योरी तो समझ में आती है लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं किया। एक एक टुकड़ा बैठाते हुए जाओ, एक एक स्टेप को आप अच्छे से करते हुए जाओ। ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है। ठीक है? चलो बेटा फिर इस पर कमांड करो, क्योंकि ये बात भी सही है बेटा कि अगर आपका कम सिलेबस पे कंट्रोल रहे, आपका 80% सिलेबस पे भी अगर अच्छा कंट्रोल है, तो आप चाहे वो जेई जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे इवन आईआईटी एडवांस हो, आप उसमें एक बहुत अच्छी रैंक निकाल सकते हो। ठीक? लेकिन होता क्या है कि लोग आधा अधूरा पढ़ा, उस पर भी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, बात वहीं की वहीं रह जाती है। चलो सर बच्चों इसके नेक्स्ट क्लास बाद में लोग कौन इसके सा आगे चलते हैं। चैप्टर होगा? हाँ, सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? इसके बाद अभी तो इसमें बाकी है ना, अभी तो इसमें वो है ना, ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी और मोनोटॉमिक डायटोमिक एक्सेट्रा। इसके बाद फिर ऑप्टिक्स उठाते हैं, इजी भी सर है पहले लेकिन ऑसिलेशन कर ले। ऑसिलेशन हो वेव्स गया ना, एसएसएम हो गया ना। वेव्स सर। बेटा वेव्स थोड़ा टफ भी है, तो ऐसा करेंगे ना, वेव्स को वेव ऑप्टिक्स के साथ निपटा देंगे। देखो बेटा सिलेबस आपका बिल्कुल ठीक जा रहा है। आप देखो तो आपने मैकेनिक्स में उधर एसएचएम तक कर लिया, इधर आपका मॉडर्न कंप्लीट है, इधर आपका हीट थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी कंप्लीट की तरफ है, कल नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। सिलेबस बिल्कुल सही जा रहा है, बस आप उस पर बेटा प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, ये आपको देखने की जरूरत है ना। इसके बाद फिर हम लोग ऑप्टिक्स ले लेंगे, वो हो जाएगा वो अपना, जैसे मैंने पहले भी कहा बेटा आप जितना पढ़ो उसको ठोस पढ़ो। ठीक है? कोई भी यूनिट उठा लेंगे, ऑप्टिक्स उठा लेंगे या कोई भी यूनिट उठा लेंगे।
ठीक है? ओके सर। सर चलिए एक्चुअली बेटा, पहले 11 वाला खत्म करने से बेटर होता। चलो देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं एक बार, ओके बच्चों का भी एक बार देख लेते हैं, कर लेंगे, वही कर लेंगे, कुछ भी पहले कर लेंगे, क्या करना, कुछ भी कर लेंगे बेटा पहले। चलो लेकिन बेटा फिर मैं इसी बात को रिपीट करूंगा, जो पढ़ रहे हो बेटा उसको ठोस पढ़ो, है ना, जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, ताकि उस पर कमांड रहे। एग्जामिनर चाहे भी कितनी भी कोशिश कर ले तो अपने को फंसा ना पाए। ठीक है यस सर। थैंक यू सर। कि बेटा